भारत में बिजनेस करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और ये जुड़ी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से। एक ऐसा बदलाव जो शायद बिजनेस करने का पूरा तरीका ही बदल दे। तो चलिए समझते हैं कि ये नया सिस्टम आखिर है क्या। पहले की बात करें तो एक नया जीएसटी नंबर लेना, सच पूछिए तो किसी महाभारत लड़ने जैसा था। मतलब सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर, कागजों का वो पहाड़ और फिर वो कभी न खत्म होने वाला इंतजार। सही में कई नए एंटरप्रेन्योर्स के हौसले तो यहीं पस्त हो जाते थे। और इंतजार कितना लंबा, कभी कभी तो महीना भर लग जाता था, पूरे 30 दिन। जरा सोचिए, एक नया बिजनेस शुरू करने का जो जोश होता है, उस पर एक महीने का ये इंतजार कितना भारी पड़ता होगा। ये सिर्फ एक डीले नहीं थी, ये तो मौकों पर लगा एक ब्रेक था। लेकिन अब ये सारी कहानी बदलने वाली है। हाल ही में हुई 56th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद एक ऐसा नियम आया है जो इस पूरी प्रक्रिया को आप कह सकते हैं जड़ से बदल रहा है। और ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। 30 दिन से सीधा सिर्फ 3 दिन। जी हां, बिल्कुल सही सुना। यही नया वादा है सरकार का। अगर एप्लीकेशन लो रिस्क कैटेगरी में है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ 3 वर्किंग डेज में मिल सकता है ना? ये एक असली गेम चेंजर। तो एक बार फिर से देखें कि पुरानी दिक्कत आखिर थी क्या। सबसे बड़ी बात तो थी लंबी चौड़ी देरी, और ऊपर से वो बार बार आने वाले शो कॉज नोटिस। हालत ये थी कि बिना कारण बताओ नोटिस के रजिस्ट्रेशन मिलना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया था। इससे होता क्या था, बहुत से लोग डिस्करेज हो जाते थे। तो इसी का समाधान है ये 3 दिन वाला वादा। ये कोई खोखला वादा नहीं, ये 56th जीएसटी काउंसिल मीटिंग का नतीजा है और अब ये बाकायदा कानून बन चुका है। इसका मकसद सिर्फ एक है, पूरी प्रक्रिया को तेज बनाना और पहले से कहीं ज्यादा एफिशिएंट बनाना। अब सवाल ये उठता है कि ये जादू होगा कैसे? मतलब 30 दिन से 3 दिन, ये होगा कैसे? तो इसका जवाब है 2 नए नियमों में, रूल 9A और रूल 14A। यही वो लीगल टूल्स हैं जो इस सुपर फास्ट रजिस्ट्रेशन को मुमकिन बना रहे हैं। चलिए देखते हैं ये हैं क्या। तो चलिए अब इन 2 बहुत जरूरी नियमों यानी रूल 9A और 14A को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि इस नई व्यवस्था की असली चाबी इन्हीं में छुपी है। इसको ना बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। रूल 9A को समझिए एक तरह की सुपरफास्ट लेन, एक ग्रीन चैनल। ये उन सभी लो रिस्क एप्लीकेंट्स के लिए है। इसमें होता ये है कि सिस्टम अपने आप डेटा को एनालाइज करता है और फटाफट एप्लीकेशंस को मंजूरी दे देता है। और दूसरी तरफ है रूल 14A। ये छोटे टैक्स पेयर्स के लिए एक खास ऑप्शनल रास्ता है। तो अब जरा रूल 14A पर थोड़ा और गौर करते हैं। जैसा कि कहा गया है, ये खास तौर पर छोटे बिजनेसेस के लिए बनाया गया है ताकि वो बिना किसी देरी के अपना काम शुरू कर सकें। लेकिन हाँ, इसके लिए एक बहुत ज़रूरी शर्त भी है। इस ऑप्शन को समझने से पहले एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बहुत सीधा सा। इसका मतलब है एक महीने में हुई कुल बिक्री पर लगने वाला टोटल जीएसटी। और हाँ, इसमें से अभी तक इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जो जीएसटी खरीदारी पर दिया है, वो घटाया नहीं गया है। रूल 14A इसी फिगर पर आधारित है। चलिए एक उदाहरण से ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। मान लीजिए किसी के प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी लगता है। अब अगर महीने की बिक्री 13 लाख रुपए है तो टैक्स बनेगा 2,34,000 रुपए। ये 2.5 लाख की लिमिट के अंदर है तो सब ठीक है। लेकिन जैसे ही बिक्री बढ़कर 14 लाख रुपए होती है, टैक्स देनदारी हो जाती है 2,52,000 और बस यहीं पर वो लिमिट पार हो गई। तो ये कैलकुलेशन समझना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी को ये तेज वाला ऑप्शनल रास्ता चुनना है तो उसके लिए 2 मेन शर्तें हैं। पहली, आधार ऑथेंटिकेशन पूरा होना ही चाहिए, और दूसरी, इस स्कीम के तहत एक राज्य में सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि कौन कौन इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता। तो सीधी सी बात है, जिनका आधार ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं हुआ है या जो कुछ खास कैटेगरीज में आते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और ऐसा क्यों है? ताकि सिस्टम का कोई गलत फायदा ना उठा सके। ये एक तरह का सेफ्टी मेजर है। अब देखिए, हर एंटरप्रेन्योर यही चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े, तरक्की करे। तो सवाल उठता है कि तब क्या होगा जब बिक्री बढ़ेगी और इस स्कीम की लिमिट पार हो जाएगी। और ये सवाल बहुत वाजिब भी है। सोच कर देखिए, किसी ने छोटा सा बिजनेस शुरू किया, रूल 14A को चुना, और फिर उनका बिजनेस इतनी तेजी से बढ़ा कि उनकी महीने की टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो गई। तो अब क्या होगा? क्या वो इस नियम में फंस कर रह जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है। इसके लिए एक बहुत ही साफ सुथरी प्रक्रिया है। अगर बिजनेस बढ़ता है तो इस स्कीम से आसानी से बाहर निकला जा सकता है।
इसके लिए फॉर्म REG 32 भरना होगा और अधिकारी फॉर्म REG 33 में इसकी मंजूरी दे देंगे। मतलब बिजनेस की ग्रोथ रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेगी। तो आखिर में इस पूरे बदलाव का मतलब क्या है? इन नए नियमों का असल दुनिया पर, जमीन पर क्या असर पड़ेगा? इस बदलाव को समझने के लिए ये पहले और अब वाला कंपैरिजन एकदम सही है। हम एक सुस्त और उलझी हुई व्यवस्था से निकलकर एक तेज, आसान और एंटरप्रेन्योर्स के लिए ज्यादा फ्रेंडली सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रक्रिया का बदलाव नहीं है, ये सोच का भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। आखिर में इस पूरी मेहनत का मकसद सिर्फ एक है, जो जेन्युइन छोटे बिजनेसेस हैं उनके रास्ते से लाल फीताशाही यानी रेड टेप को हटाना, ताकि वो उस काम पर फोकस कर सकें जो वो सबसे अच्छा करते हैं, इनोवेट करना, कुछ नया बनाना और आगे बढ़ना। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या कंप्लायंस को इतना आसान बना देना भारत में एंटरप्रेन्योरशिप की एक नई लहर ला सकता है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन जो शुरुआती संकेत हैं वो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं।